हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ऑडिटर और 72 बीपीएससी के जीएस मेंस सेकेंड पेपर में पॉलिटी से संबंधित। ठीक है, तो किस में आज हम लोग बात करेंगे 72 बीपीएससी सिविल सर्विसेज एंड ऑडिटर एग्जाम। जीएस मेंस में पॉलिटी के बारे में हम याद रखिएगा, हम आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी का क्लास लेंगे मेंस का, और हिस्ट्री का हम लोग सिलेबस प्लस क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी में भी याद रखिएगा कि पॉलिटी में अगर देखा जाए तो सेकेंड पेपर में पॉलिटी आता है, और सेकेंड पेपर में देखिए लड़के कहते हैं कि बहुत कम नंबर उठता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें तो इसमें भी नंबर उठेगा, क्योंकि पॉलिटी में नंबर उठाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तब देखते हैं हम लोग पॉलिटी में कितने नंबर का आता है। तो पॉलिटी 114 अंक का आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें कौन कितने होते हैं? 5 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, और पांचों लिखना क्या है, कंपलसरी होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बड़ा होता है 38 नंबर का, और इसके अथवा में एक होता है, जिसमें से एक आपको लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन फिर अथवा में एक क्वेश्चन होता है, इसमें से कोई एक लिखना आपको जरूरी होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है, इसमें भी एक क्वेश्चन और उसके अथवा में एक क्वेश्चन होता है। दोनों में से एक लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। ये 38 तीनों 38 नंबर का होता है, अर्थात ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर 38 नंबर, ये 38 नंबर और ये 38 नंबर, यानी पॉलिटी से 114 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस कारण पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पॉलिटी को अच्छा से आप लिख दें तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, 72 बीपीएससी सिविल सर्विसेज के जो मेंस का एग्जाम होगा और ऑडिटर का जो मेंस का एग्जाम होगा, दोनों का सेम पैटर्न, दोनों का सेम पैटर्न है, और एक ही तरह से मेंस में जीएस सेकेंड पॉलिटी का पेपर आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ें। तो याद रखिएगा, टॉपिक की अगर बात करें तो शुरुआत के अगर टॉपिक देखा जाए तो निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना होगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, अगर हम बात करें कि इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें मान लीजिए पूछ सकता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान, आता भी है क्वेश्चन, भारत का संविधान उधार का संविधान, ये पूछ सकता है। और उसके बाद में इसमें स्वरूप और विशेषता, ये 3 बातें आप इसको जान जाइएगा। और इसी में कि कहां से ये संविधान लिया गया है, किन किन देशों से प्रावधान लिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, टिप्पणी करें। ठीक है, यह सवाल आता है, इसको आप लोग देखिएगा। फिर हम अगला बात करें तो अगला आता है भारतीय संविधान जीवंत, यानी संविधान की जीवंतता।
संविधान की जीवंतता, ठीक है। फिर संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता, ये 3 टॉपिक इससे आप पढ़ लीजिएगा। तो संविधान की जीवंतता, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। नैतिकता, और इससे याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न आने का संभावना हमेशा रहता है। जैसे 71 बीएससी में पूछा था कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है, यह पूछ चुका है। और एक बार और हम खुद एग्जाम दिए हैं तो ये पता है, उसमें पूछा था संविधानवाद क्या है, संविधानवाद क्या है। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है संविधान की जीवंतता। तो जीवंतता याद रखिएगा कि परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने में बदलाव लाए, उसी को जीवंत कहा जाता है, ठीक है। ये बात हुआ। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हालांकि इसको बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, 3 प्रकार के है संविधान संशोधन के तरीके। तो तीनों तरीकों को आपको पढ़ना है, एक समान बहुमत से, एक 2/3 बहुमत से, और एक 2/3 प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे कि अगला क्या टॉपिक पढ़ाना पड़ता है। तो अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। चौथा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो जब प्रस्तावना पढ़िएगा तो उद्देश्य लक्ष्य यह भी पूछता है। प्रस्तावना, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य, लक्ष्य, ठीक है। और इससे प्रश्न बार बार पूछता है कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है क्या। प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। ये बार बार पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो प्रस्तावना से, ये प्रस्तावना की बात करें तो देखिएगा सिटीजनशिप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और उसके बाद अब बात करें तो मौलिक अधिकार, 5वां, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से भी बार बार क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन आए हुए हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। लेकिन अब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पूछ सकता है, मान लीजिए पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार क्या है, क्या होते हैं और यह मानव अधिकार से कैसे अलग है, ठीक है, यह पूछ सकता है। उसके बाद अगर बात करें मौलिक अधिकार में तो अनुच्छेद 19, इसमें अनुच्छेद 19, फिर अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। 32 में संविधान
की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे हैं, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा कैसे है। अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा है, इस पर टिप्पणी कीजिए। यह भी पूछ सकता है, पूछा भी है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए अनुच्छेद 32 में क्या है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको दिखाना होगा। फिर 5 प्रकार के रीत दिखाने होंगे, सभी बातों को दिखाना होगा। फिर सिद्ध करना होगा कि अगर ये ना रहे तो बाकी मूल अधिकार कोई अर्थ नहीं रखते हैं ये। उसके बाद 21 को आप लोग विस्तार से पढ़िएगा। 21 में क्या है, 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और मेनका गांधीवाद 78 से इसका रूप परिवर्तित हो गया है, यानी विधि के प्राधिकार के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, लेकिन विधि तर्कसंगत हो। ये अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराई गई हैं 6 प्रकार की, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आप बात करें तो मूल अधिकार से संबंधित वाद जितने हुए हैं, यानी मूल भाग 3 में संशोधन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो इसको याद रखिए, इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक है डीपीएसपी। डीपीएसपी से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछते हैं। इससे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से नीतियों को लागू किया जा चुका है। इससे प्रश्न क्या आते हैं, कौन कौन से डीपीएसपी को लागू किया गया है, किया जा चुका है, यह पूछ सकता है। फिर डीपीएसपी का वर्गीकरण, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। फिर मूल अधिकार से तुलना पूछ सकता है आपको, और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44, यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इतने बातें आपको इसमें पढ़ना है। फिर अगर बात करें तो अब भारत के सीएजी के बारे में भी अब पढ़ना है। आप खैर संघ के कार्यपालिका में आपको पढ़ना है, तो संघ की कार्यपालिका पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, अधिकार, शक्तियां, ठीक है, ये पूछ सकता है। योग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसकी प्रक्रिया के बारे में पूछ सकता है। ऐसे जनरली देखिएगा, शक्तियां पूछता है, अधिकार पूछता है, लेकिन शॉर्ट में महाभियोग को पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो इसी में भारत के सीएजी है, तो भारत के सीएजी के बारे में पढ़िएगा। भारत के सीएजी यानी महालेखा नियंत्रक, ठीक है, और महालेखा परीक्षक। लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिमंडल के बारे में भी प्रश्न पूछा है। प्रधानमंत्री
और संघीय मंत्रिमंडल मंडल। अब जैसे सवाल पूछता है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति एक रबड़ स्टंप और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथों में निहित होती है, इससे क्या प्रश्न पूछता है? भारत के राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, जो भी व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये आता है। फिर ये हो गया। फिर अगर हम बात करें तो आपातकाल के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति जो 3 प्रकार के आपातकाल लागू करता है, आपातकाल, ठीक, आपातकाल यानी 352 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति शासन है उससे बार बार सवाल शासन से बार बार क्वेश्चन पूछता कि अभी तक सबसे अधिक किसी प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है तो है 356। तो इससे आपको प्रश्न पूछता है बार बार। फिर अब बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्तियां, कार्य और शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, ठीक, ये पढ़ना। फिर संवैधानिक स्थिति के बारे में, संवैधानिक स्थिति और पद का दुरुपयोग राज्यपाल की, ये पढ़िएगा। इसकी संवैधानिक स्थिति एवं पद का दुरुपयोग, ठीक, इससे बार बार क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। फिर याद रखिएगा, पूछा तो ज्यादा नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री के कार्य भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री का। फिर बात करें संसदीय व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है संसदीय व्यवस्था, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तुलना, फिर संसदीय एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तुलना, ठीक है। अब जानिए रहे हैं कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक यानी वहां के राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है और वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के यानी संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन शासन प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसको आपको पूछ सकता है। फिर बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की वास्तविक स्थिति, लेकिन राज्यसभा की शक्तियां आप लोग पढ़ लेना। राज्यसभा की शक्तियां, ठीक, ये पूछ सकता है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार,
अधिकार, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अगर बात करें तो भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आता है बार बार। भारतीय संघीय व्यवस्था अर्थात संघात्मक है या एकात्मक है? संघात्मक या एकात्मक, ठीक है, एकात्मक। इससे बार बार सवाल ये पूछता है कि भारत एक सहकारी संघवाद है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि भारत एक सहकारी संघवाद है। इसको आप लोग लिखिएगा कि कैसे सहकारी संघवाद है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर केंद्र राज्य संबंध यानी विधायी, कार्यकारी और वित्तीय। तो केंद्र राज्य संबंध इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध, इसमें 3 है। कौन कौन? विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंध। इसी में ये अभी इसमें जब से जीएसटी आया तो बार बार ये सवाल पूछता है कि जीएसटी के कारण संघवाद कमजोर हो रहा है, संघवाद कमजोर हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है अंतरराज्यीय और क्षेत्रीय परिषद। इससे क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं आए हैं लेकिन पूछ सकता है। अंतरराज्यीय, चाहे इसको छोड़िए, इससे क्वेश्चन उतना बार नहीं पूछा है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआईआर वगैरह इसमें होगा, यानी इसमें और टॉपिक करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछेगा। चुनाव सुधार, इसी में एसआईआर जोड़ के आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर राजनीतिक दल, इसमें पूछ सकता है राजनीतिक दल, क्योंकि मान्यता चुनाव आयोग ही देता है दल। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव सुधार। पहले चुनाव आयोग के कार्य शक्तियां, उसके बाद में चुनाव सुधार। उसके बाद बात करें स्थानीय स्वशासन, इसमें पंचायती राज प्लस नगर पालिका अब जानिए रहे हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको लाया गया था, और अनुसूची 2, 11 और 12 अनुसूची को शामिल किया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये बार बार पूछता है कि स्थानीय स्वशासन से महिलाओं का सशक्तिकरण तेजी से बढ़ा है। टिप्पणी करे, चाहे वर्णन करे, व्याख्या करे, ये बात पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें भारत की न्यायपालिका से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहा है। भारत की न्यायपालिका है कॉलेजियम सिस्टम। जैसे आपको 17वीं बीपीएससी में आ चुका है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, तो कॉलेजियम आएगा, इंपॉर्टेंट है, लेजियम व्यवस्था, ठीक है। तो कॉलेजियम व्यवस्था आपको आएगा। फिर अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनहित याचिका। तो कॉलेजियम
न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। कॉलेजियम पूछ चुका, उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन भी पूछ चुका है एक बार कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। तो याद रखिएगा, न्यायालय द्वारा संसद के कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उचित और अनुचित, ठीक है, तय किया जाना, ये क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन। हालांकि डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है संविधान में इसका, लेकिन अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद मिला के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त हुई है। किसको? न्यायपालिका को। फिर न्यायपालिका में एक सवाल बन सकते हैं, न्यायपालिका की समस्याएं एवं सुधार, क्योंकि देखिएगा करप्शन न्यायपालिका में भी घर करने लगी है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो संविधान की मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना, देखिए पाकिस्तान से शुरू हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। अब भारत में 1973 में केशवानंद आया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा मूल संरचना के बारे में। उसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना हो तो अधिकरण और लोक अदालत के बारे में आप जान सकते हैं। प्राधिकरण, अधिकरण, है नहीं। उसके बाद भारत बिहार के राजनीति को प्रभावित करने वाला कारक जो है जाति, धर्म, क्षेत्र, यानी भारत और बिहार के राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक, जाति हुआ, धर्म और क्षेत्र, ये तीन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार 17वीं में क्वेश्चन आया था और आता भी रहता है, वो है राजनीति का अपराधीकरण। इसको ध्यान रखिएगा, राजनीति का अपराधीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजनीति का अपराधी। फिर गठबंधन का सरकार, ये भी आ चुका है 17वीं में, गठबंधन की सरकार। फिर दबाव समूह, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना है। हालांकि क्षेत्रवाद, अलगाववाद भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है गठबंधन और प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। ठीक है, इतना टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लिए, इतना टॉपिक जितना इसमें बताया गया है आप लोग पढ़ लिए, तो क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी। इससे आपको शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये जो अभी बताए हैं वो ऑडिटर और 72वीं बीपीएससी दोनों के लिए है। मैं खास करके यहां पे श्योर सक्सेस के जो ये है संस्थान, वहां हिस्ट्री और पॉलिटी के क्लास लूंगा, और इतिहास का टॉपिक इंपॉर्टेंट जितने थे हम बना चुके हैं, और आज ये पॉलिटी के बनाए। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़िएगा, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर है,
आप लोग कॉल करके संस्थान से जुड़ सकते हैं और हमारे अनुभव का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।